हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। इस क्लास की अगर सबसे पहले अपन बात करें, ऑलरेडी 8th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस 9th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस किरुषा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपन ने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, कभी भी किसी भी एग्जाम को अपन देते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल होता है पीवाईक्यू का। जी हाँ, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यही अपन सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एग्जाम के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखी होगी आपने कि जब भी प्रीवियस ईयर जो अपन पेपर सॉल्यूशन करते हैं उससे रिलेटेड, नहीं कहूंगा मैं कि डायरेक्ट एज इट इज वो एमसीक्यू देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास के वो एमसीक्यू अपने को वहां देखने को मिलते हैं। तो आपको हमेशा पीवाईक्यू को इंपोर्टेंस देनी चाहिए। पीवाईक्यू और डेली आप सॉल्यूशन करें। और यहाँ पे कंप्लीट बीएफयू एचएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो अपन सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। तो आज के इस धमाकेदार एमसीक्यू सेशन पर जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम ऑलरेडी एक हो चुका है, आने वाला एग्जाम आपके 12 अप्रैल एंड 19 अप्रैल को होने वाला है। और आई होप आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ साथ आपको टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। एक्चुअली मॉक टेस्ट की जब अपन बात करते हैं, हर फील्ड के अंदर, हर एग्जाम के अंदर बहुत ही अपना एक अलग ही रोल होता है। क्योंकि जो हमेशा याद रखिएगा कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस है वो धमाकेदार होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर जब तक आपकी प्रैक्टिस में इफेक्टिव नहीं होगा तब तक आप अपना जो 100% है वो देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम के अंदर कहीं आप असफल की तरफ नहीं मुंह नहीं देखे। इसलिए मेरा यही रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेशन के की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। तो आज का ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन, द फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू। उससे पहले नोटसेट के ऑलरेडी सीटी आपको मिल चुकी होगी। अब एडमिट कार्ड है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सीटी अगर किसी का पास में है तब तो ठीक है, नहीं अगर किसी का दूर भी आया है तो आप रिजर्वेशन है या फिर अपनी जो भी व्यवस्था है वो जरूर कर लें, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है एग्जाम देने के लिए। डिले नहीं हो, कहीं आपका एग्जाम पीछे नहीं रह जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो द फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, इन असेसिंग ए क्लाइंट रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द रिक्वायर्ड इवेल्युएशन। ठीक है। ड्राई ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर कंप्लेन ऑफ फैटिग, या फिर लार्ज एरिया ऑफ इकाइमोसिस इन वेरियस साइट बॉडी, या फिर हेयर लॉस ऑन स्काल। तो देखिए ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कहीं ना कहीं ये किसका इंडिकेटेड है, डिहाइड्रेशन का। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का। तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट को अपन प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की मैं बात करूं तो इससे भी ज्यादा अपने पास में सीवियर पेशेंट है तो सबसे पहले अपन उसकी तरफ जाएंगे। कंप्लेन ऑफ फैटिग, ठीक है ना, वीकनेस है, बॉडी में थकान है, तो ये भी एक वैसे अपन बात करें तो इतना इसको प्रायोरिटी देने की नीड नहीं रहने वाली है। लार्ज एरिया ऑफ इकाइमोसिस, जी हाँ, ये बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इन वेरियस साइट ऑफ द बॉडी, तो ये बेसिकली क्या रहता है आपके इंटरनल ब्लीडिंग का साइन है। ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग का ये साइन है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे कॉम्प्लिकेशन में ये देखने को मिलता है, या फिर आपके क्या हो सकता है, क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है ना, क्लोटिंग फैक्टर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है, क्लोटिंग फैक्टर में कहीं न कहीं डेफिशिएंसी होने के कारण, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिलो द स्किन यहाँ पे। ठीक है ना, कहाँ ब्लीडिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन। ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और ब्लीडिंग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन रखते हैं, चाहे वो कोई भी केसेस क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या चला जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या चला जाएगा, दिस इज द, क्योंकि यहाँ पे लार्ज एरिया है ऑफ इकाइमोसिस द वेरियस
यानी अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर, ठीक है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट के जस्ट बिलो द बॉडी के जो पार्ट है ऑर्गन के जस्ट अगर मैं बात करूं बिलो द स्किन, यहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। ए 7 month old child has been diagnosed with the cerebral palsy. Would the which nurse is of assess the following of age consistent sign and symptom which with the diagnosis, यानी सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है ना। सेरिब्रल पाल्सी में बेसिकली अपन देखते हैं कि कौन सा सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्या देखने को मिलती है, वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रॉपर यहाँ पे मसल स्टोन है, वो भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया या फिर मसल स्टोन में बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ हाइपोटोनिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है ना। तो कौन सा सिम्टम बेसिकली यहाँ पे हर्लीक्विन साइन यहाँ पे नहीं होगा, पिजन शेप चेस्ट बेसिकली यहाँ पे रिकेट्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड सर्कमसियल साइनोसिस बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिकेट्स एंड हर्लीक्विन साइन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो पॉजिटिव ग्रास्प रिफ्लेक्स है वो यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा क्या रहने वाला है। Which of the following is the priority for a nurse to include in the teaching plan for a client with acute bacterial conjunctivitis? Give me this answer कीजिएगा क्या रहने वाला है। अपने पास में पेशेंट किसका है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना। कंजक्टिवा बेसिकली जहां पे अपन क्या करते हैं, आई ड्रॉप जिस पार्ट पे डालते हैं कंजक्टिवा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, ठीक है ना। कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन है। और हमेशा याद रखिएगा जब सस्पिशियस फॉर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो तब हमेशा याद रखिएगा जो अपने सेप्सिक टेक्निक होती है या फिर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है और इरिटेट करेगा किसको, आई को करेगा, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, ऐसी कंडीशन में हमेशा अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक बेसिकली यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अपने को यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड रबिंग ऑफ द आई, जी बात भी बिल्कुल सही है कि पेशेंट को अपने को एडवाइस करना है कि यहाँ पे आपको रबिंग नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, इंक्रीज होगी इचिंग, ठीक है ना। क्या होगी यहाँ पे, इचिंग यानी खुजली यहाँ हो सकती है। अप्लाई हॉट मॉइस्ट कंप्रेस द एडहेरेंट क्रस्ट ऑन द आई, ठीक है। तो ये भी अपन बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन के अंदर नहीं कर सकते। ये भी क्या कहाँ चला जाएगा, आपका सेकंड प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है ना। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर कभी भी इसको अपन फर्स्ट पे नहीं रखेंगे। इस द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। अपन किसके ऊपर डालेंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट, हैंड वॉशिंग के ऊपर, क्योंकि बेसिकली हैंड वॉशिंग जब आपके हाथ कंटामिनेटेड होंगे और डायरेक्ट अपना एक रहता है कि अपन डायरेक्ट आंख को बार बार टच करते हैं और वो इन्फेक्शन अपना जो हैंड से पता नहीं कौन से पेशेंट को अपन टच करके आए हैं या फिर किस तरह के पेशेंट हैं और अपने हाथ कंटामिनेटेड हैं और उसी हैंड से अपन क्या कर रहे हैं, आई को रब कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, यहाँ पे इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द हैंड वॉशिंग, यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स, ठीक है ना। तो ये भी बात बिल्कुल सही, देखिए ऑप्शन सारे के सारे राइट हैं, लेकिन जो मेन अपने को पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा केयरफुली, एमसीक्यू को सबसे अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। एमसीक्यू को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। ऐसे तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं, लेकिन
जो आपका मेन, अगर बात करूं मैं प्रायोरिटी की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अपन कहीं पर भी चाहेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो बेसिक सा है वो बेसिकली क्या रहेगा, हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। अगर मैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की मैं बात करूंगा, अगर मैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमियल इन्फेक्शन की मैं बात करूंगा, तो वहां पर भी अपन जो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिवेंशन करते हैं बेसिकली उस डिजीज से या फिर उस इन्फेक्शन से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, उस फंगस से या फिर उस पैथोजन से, ठीक है ना। तो वो बेसिकली अपन किसके द्वारा करते हैं, हैंड वॉशिंग के द्वारा, ठीक है ना। हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन द एनी टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन, ठीक है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिव हमेशा क्या रहेगा, अपना हैंड वॉशिंग की तरफ रहेगा। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली आपका क्या रहता है, कांटेक्ट, यानी किसी भी कांटेक्ट प्रिकॉशन की में अपन हैंड वॉशिंग सबसे प्रायोरिटी पे रहते हैं, क्योंकि हाथ किसी से भी मिला सकते हैं या फिर किसी भी पेशेंट को अपन हाथ लगा सकते हैं या फिर किसी भी पेशेंट के ऐसे कांटेक्ट में आके अपने हैंड में सबसे पहले कंटामिनेशन, बॉडी का सबसे पहले पार्ट कौन सा, हैंड कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हैंड वॉशिंग को अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, post procedure nursing intervention for electroconvulsion therapy including which of the following, give me this answer कीजिएगा, क्या रहेगा यहाँ पे, किसका पेशेंट है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ठीक है ना, किसका पेशेंट है, ईसीटी का, ईसीटी का बेसिकली साइकेट्रिक का पेशेंट में, या फिर सबसे बेस्ट इफेक्टिव किसमें रहता है आपका, डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर ईसीटी बहुत इफेक्टिव है। और अपने से पूछा गया है कि नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। तो हमेशा याद रखिएगा ईसीटी के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ज्यादातर कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, नॉट फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो ये भी ऑप्शन गया। बी ऑप्शन, रिमेनिंग विद द क्लाइंट अंटिल ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के पास में रहना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ईसीटी पेशेंट बेसिकली खुद को अपने आप को नहीं संभाल सकता और बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी रहती है। और पेशेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो खुद को सेल्फ यहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो क्या रहती है, हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेटेड, ठीक है ना। इसलिए रखेंगे क्योंकि पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, क्या रहेगा, पेशेंट कंफ्यूजन रहेगा, और क्या रहेगा, और डिसओरिएंटेड रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, डिसओरिएंटेड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा अपने को पेशेंट की हेल्प नीड चाहिए होगी, और ऐसे कंडीशन के अंदर अपने को क्या रहना है, पेशेंट के साथ में रहना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन की मैं बात करूं तो अप्लाई हार्ड रेस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। कभी भी सीजर्स के अंदर ऐसा नहीं करना है कि अपने को उसको हार्ड किसी भी रेस्ट्रेंट से अपने को उसको बांधना है या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। डी ऑप्शन की मैं बात करूं, एक्सपेक्टिंग द क्लाइंट टू स्लीप फॉर 4 to 6 आवर, तो ये भी बात गलत है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले बहुत ही खास इंफॉर्मेशन कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में बिकम परफेक्ट, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, सेल्फ इवेल्युएशन आपने कितनी तैयारी की है उस तैयारी को आपको प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट प्रैक्टिस सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड रहने वाला है, ठीक है। The most accurate description the nurse could be given a colleague about a thyroid scan, and that is, यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, assess a difference between the primary and secondary hypothyroidism। तो ये भी रॉन्ग रहेगा। बी ऑप्शन, डेमोस्ट्रेट इंक्रीज अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन या फिर एरिया पॉसिबल मेलिग्नेंसी, ठीक है, तो इंक्रीज नहीं रहने वाला है। डेमोस्ट्रेट डिक्रीज अपटेक ऑफ द, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, डिक्रीज रहेगा यहाँ पे रेडियो एक्टिव। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, लीडिंग कॉज ऑफ द डायरिया डिजीज इन द चिल्ड्रन चाइल्डहुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। सबसे अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा मेन कॉज यहाँ पे रहने वाला है,
तो नॉट फॉर ए एंटेरोटॉक्सिजेनिक इचेरोकोलाई, इकोलाई या फिर साल्मोनेला टाइफाइड के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। मेन पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। रोटा वायरस, ठीक है ना। तो रोटा वायरस बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, वैक्सीन भी लगाते हैं। कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? रोटा वायरस का। कब लगता है? 6, 10 एंड 14 वीक्स पे लगता है, ठीक है ना। कितनी लगता है? 5 ड्रॉप्स। कैसे लगता है? ओरली। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। किससे प्रिवेंशन करता है? अपने को डायरिया से प्रिवेंशन करता है, डायरिया से प्रिवेंशन करता है, ठीक है ना। डायरिया बेसिकली क्या रहता है? चिल्ड्रन के अंदर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए डायरिया को प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बेसिकली कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? रोटा वायरस, ठीक है ना। रोटा वायरस जो कब लगता है? 6, 10 एंड 14 वीक्स पे 3 डोज यहाँ पे अपन लगाते हैं, 5 डोज पर ओरली, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? नॉट फॉर ए कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। इससे रिलेटेड कुछ कहानी याद है क्या? जो अपन नर्वस सिस्टम के अंदर एक डिजीज पड़ता है, कौन सी? नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली एक डिजीज पड़ता है, उसके अंदर कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है? पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, यहाँ बेसिकली जो मेन कॉज होता है कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है और खुद की एंटीबॉडी यहाँ पे जो है उसको नष्ट करती हैं। और इस कारण से यहाँ पे मेन जो दिक्कत आती है, किसके कारण? कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी है उस बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, information required for a informed consent generally does not include which of the following? Give me this answer कीजिएगा, क्या रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर? Information required for a informed consent generally does not include which of the following? Give me this answer कीजिएगा। ए ऑप्शन है डायग्नोसिस एंड एनी अदर पॉसिबल डायग्नोसिस, या फिर बी एंटीसिपेटेड चार्ज फॉर ट्रीटमेंट, या फिर अल्टरनेटेड ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द रिकमेंडेशन, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, कंसंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है ना। जब भी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट एडमिटेड होता है तो वहां से स्टार्ट होता है कंसंट की ये प्रोसेस, ठीक है ना। कोई भी प्रोसीजर करवाना है या फिर पेशेंट जब एडमिशन होता है उसका ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करते हैं, तो हर जगह अपने को कंसंट की मेन यहाँ पे, क्योंकि देखिए पेशेंट की परमिशन बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने रखते हैं, ठीक है। बिना पेशेंट की परमिशन के अपन उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उनका बिना परमिशन के अपन उनको एडमिट भी नहीं कर सकते, कोई प्रोसीजर भी नहीं कर सकते, ओटी वगैरह। तो ये सारे के लिए अपने को क्या चाहिएगा? कंसंट, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि अपने को कहाँ कहाँ कंसल्ट की जरूरत रहेगी, ठीक है ना। तो डी ये ऑप्शन है डायग्नोसिस के अंदर बेसिकली रहेगी। अगर आप ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंसल्ट रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट रिस्क एंड बेनिफिट, ठीक है ना। तो ये भी रिस्क क्या है इस ट्रीटमेंट के, उसके लिए भी कंसल्ट रहेगा। लेकिन एंटीसिपेटेड चार्जेस फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है ना, इसके लिए बेसिकली जो ट्रीटमेंट के चार्जेस हैं उनके लिए कंसल्ट की इतना नीड नहीं रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। बात किसकी कर रहे हैं अपन? कंसल्ट की, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में क्या रहने वाला है? एक क्लाइंट हु इज द ग्रेविडा फॉर, ठीक है ना। ग्रेविडा कितना है डियर? यहाँ पे 4 है। पैरा कितना है? 2। इज एडमिटेड इन ए लेबर एंड डिलीवरी यूनिट। ए नर्स परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट सर्विक्स कितना है? डायलेशन, ठीक है। याद रखिएगा सर्विक्स का जो डायलेशन है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी 75% अपेसमेंट हो गया है और +1 स्टेशन है, ठीक है ना। +1 स्टेशन का मीन्स क्या होता है कि ये आपका क्या है? इक्सियल स्पैन, ठीक है ना। इसके बिलो बेसिकली क्या रहता है? +1, +2, +3, +4 एंड +5, और ऊपर जो है वो माइनस के अंदर रहते हैं आंकड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया है? +1, यानी ये बेसिकली क्या है? पेल्विस के अंदर, ठीक है ना। कहाँ है? जो फीटस का हेड है वो कहाँ है आपका?
पेल्विस के अंदर, यानी ये एक पॉजिटिव साइन है कि डिलीवरी लेबर के लिए तैयार है, ठीक है ना। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए सर्विक्स का डायलेशन वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कौन सी स्टेज के अंदर आने वाला है, बेस्ड ऑफ द नर्स असेसमेंट इन विच स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है ना। तो अपन बात करने वाले हैं लेबर, ठीक है ना। लेबर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो क्या रहता है, प्रेगनेंसी के अंदर जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेबर पेन यानी एक होता है फॉल्स लेबर, एक होता है ट्रू लेबर, यानी 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं या फिर कई बार उससे पहले भी प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली होती है। इसके इंडिकेटर क्या रहेंगे, सबसे पहले सर्विक्स का डायलेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। सर्विक्स का डायलेशन होना जरूरी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सीवियर पेन जब होता है तब आप रेस्ट करोगे तो पेन सबसाइड नहीं होगा, ठीक है ना। हर फ्रीक्वेंसी के बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेगनेंसी का पेन बढ़ता जाएगा। एक सीवियर कंडीशन के अंदर अनटॉलरेबल यानी वो पेन धीरे धीरे क्या होता है, ड्यूरेशन कम होती जाती और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा स्टेज, सबसे पहले मैं बात करूंगा लेबर की 4 स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन, एंड सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा सॉरी फीटस की डिलीवरी, यानी जो आपकी डिलीवरी है वो कौन से स्टेज के अंदर होती है, सेकेंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है, एंड फोर्थ स्टेज के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है ना। जितने भी वाइटल साइंस है वो सारे के सारे अपन कब, फोर्थ स्टेज के अंदर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने से जो पूछा जा रहा है एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट स्टेज के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज को भी अपने कितनी फेज के अंदर डिवाइड किया है, 3 फेज के अंदर। कौन सी 3 फेज हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, लेटेंट फेज, ठीक है ना। और ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर कितना होता है, 10 से लेके 12 लेवर, ठीक है ना। 10 घंटे रहते हैं। मल्टी पैरेटी जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी जो ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है उनकी, या फिर प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले भी। और सेकंड की अगर मैं बात करूंगा वो रहता है आपका प्राइमी, यानी पहली बार कोई प्रेग्नेंट हुई है उस लेडी को जो अपन लेबर की ड्यूरेशन नॉर्मली अपन जो इंडिकेट करते हैं वो कितनी करते हैं, 12 आवर, ठीक है ना, 12 घंटे। तो अब अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन सी फेज, लेटेंट फेज। कौन सी मैं बात कर रहा हूं, लेटेंट फेज। और उसके अंदर जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कितना देखने को मिलता है, 1 से लेके 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना देखने को मिलता है डियर, यहाँ पे 1 से लेके 3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में एक्टिव फेज, ठीक है ना। एक्टिव फेज के अंदर कितना देखने को मिलेगा, 4 से लेके 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में फाइनली कौन सी रहने वाली है, ट्रांजिशन फेज। कौन सी रहेगी आपकी, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज के अंदर बेसिकली आपका 8 से लेके 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन रहता है। और सबसे फेवरेबल कौन सा रहेगा आपका, 8 से लेके कम से कम 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स का डायलेशन इज द। तो यहाँ पे अपन बात करने वाला है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर ट्रांजिशन फेज बेसिकली कितने रहने वाली है, 8 से लेके 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट, तो क्या रहने वाली है, अपनी स्टेज रहने वाली है। फर्स्ट क्या रहेगी, अपनी स्टेज रहने वाली है। और फेज कौन सी रहेगी अपनी, ट्रांजिशन फेज, ठीक है ना। सॉरी ट्रांजिशन नहीं रहेगी, एक्टिव फेज। यहाँ पे क्या रहेगी, एक्टिव फेज। क्योंकि 4 से लेके 7 सेंटीमीटर और अपने पास में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्टिव फेज में बेसिकली कौन सा सॉरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर कौन सी फेज रहेगी, एक्टिव फेज। स्टेज पूछे तो कौन सी, फर्स्ट स्टेज। और फेज की बात करें तो कौन सी रहेगी अपनी, एक्टिव फेज। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है। द बी ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट तो रहने वाली है अपनी लेबर ऑफ स्टेज ऑफ द जो फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन कंप्लीट यहाँ देखने को मिलता है। और एक्टिव फेज में बेसिकली अपने पास में जो दिया गया है सर्विक्स का जो डायलेशन है कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर दैट एंड इज द एक्टिव फेज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The next MCQ on the slide, please carefully read कीजिएगा. What asking about this MCQ? The nurse is assessing a client diagnosis with the acute and leukemia. ठीक है ना. Patient किसका है अपने पास में, leukemia का, ठीक है ना. Which assessment data the support is the diagnosis? Give me this answer कीजिएगा. अपने से leukemia, ठीक है ना. leukemia यानी ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर की बात चल रही है।
और एमसीक्यू के अंदर क्या पूछा गया है, विच असेसमेंट द सपोर्ट ऑफ द डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो ए ऑप्शन अपने पास में क्या रहेगा, एक्सेसिव एनर्जी एंड हाई प्लेटलेट्स काउंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो क्या चला गया, राइट सॉरी रॉन्ग चला गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन क्या होता है, कम। ठीक है ना, सीधी सी बात है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। कैंसर में क्या देखने को मिलता, फर्स्ट सिम्टम इज द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगा, जब प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता तो क्लोटिंग फैक्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइट बेसिकली यहाँ पे प्लेटलेट्स का है वो क्या होगी, कम होगी। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, क्लोटिंग फैक्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे। क्लोटिंग फैक्टर स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ल्यूकीमिया के अंदर बेसिकली कैंसर के अंदर पेशेंट के अंदर अपन ये बहुत ही जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि ब्लीडिंग यहाँ पे मेन अपना ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन है अपने पास में, सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई। एंड सी ऑप्शन है फीवर एंड इन्फेक्शन। एंड डी ऑप्शन है नोजिया एंड वोमिटिंग। लेकिन जो मेन बात है वो क्या होगा, लिम्फ नोड का क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। क्योंकि अपने इतने सारे कैंसर में जितने भी सारे पेशेंट देखे हैं उसमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, मेन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लीडिंग। ठीक है ना, ब्लीडिंग मेनली क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर कॉम्प्लिकेशन ल्यूकीमिया के पेशेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सॉरी यहाँ पे ल्यूकीमिया का पेशेंट है तो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इन्फेक्शन अगर होगा तो क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज, नॉट फॉर ए सर्वाइकल लिम्फ। ठीक है, इसको क्या करना है, वापस करेक्ट कीजिएगा। फीवर बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंट है। और ल्यूकीमिया के पेशेंट के अंदर अपना जो मेन डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा, तो इन्फेक्शन तो यहाँ प्रेजेंट होगा। और फीवर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल से रेज देखने को मिलेगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। एंड डी ऑप्शन नोजिया एंड वोमिटिंग बिल्कुल होता है, लेकिन जो मेनली जो अपना डायग्नोसिस वो किस में देखने को मिलेगा, क्योंकि नोजिया एंड वोमिटिंग के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनली अपन डायग्नोसिस करते हैं फीवर एंड इन्फेक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, जो सपोर्ट करेगा डायग्नोसिस के अंदर। किसके पेशेंट के अंदर अपन डायग्नोसिस किसके कर रहे हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है ना, ल्यूकेमिया के पेशेंट के अंदर बेसिकली फीवर एंड इन्फेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द नर्स इज असेसिंग एन 8 month old infant with a malfunctioning ventriculoperitoneal shunt। ठीक है, कौन सा शंट लगाया गया है यहाँ पे, वीपी शंट। कौन सा शंट लगाया गया है, वीपी शंट यहाँ पे लगाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन वुड बी द इन्फेंट बी मोस्ट लाइकली टू बी द एग्जिबिट। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बच्चा बेसिकली क्या होगा, वीपी शंट बेसिकली कैसे पेशेंट के अंदर, अब जो हाइड्रोसिपिलस के पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोसिपिलस के पेशेंट के अंदर अपन वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल जो बेसिकली यहाँ पे वीपी शंट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड फंटानेल। और बी ऑप्शन है लिथार्जी। लिथार्जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, लेट शाइन। ठीक है ना, लिथार्जी बेसिकली क्या रहेगा डियर, लेट शाइन के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे। तो क्या होगा, इरिटेबिलिटी। हाँ, हमेशा याद रखिएगा पेशेंट क्या होगा, इरिटेबल, यानी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहने वाली है, इरिटेबिलिटी की तरफ। अब डी ऑप्शन है नेगेटिव मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स बेसिकली कब होता है, 4 से लेके 6 मंथ पे। ठीक है ना, 4 से लेके 6 मंथ पे बेसिकली किसके अंदर, जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर ये मोरो रिफ्लेक्स यहाँ देखने को मिलता है। डिफरेंस फंटेनल बेसिकली किसके अंदर, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, डिहाइड्रेशन या फिर डिफरेंस फंटेनल यहाँ पे अपने वीपी शंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लिथार्जी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, इरिटेबिलिटी को यहाँ पे मेन प्रायोरिटी चली जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि
पेशेंट अपने पास में जब भी न्यूरो के पेशेंट आते हैं, एक तो याद रखिएगा सीवियर हेडेक यहाँ देखने को मिलेगा, और दूसरा अपने को क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। और वीपी स्टंट बेसिकली किसको करता है, आईसीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, आईसीपी को इंक्रीज करता है तो बल्जिंग फंटेनल, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, बल्जिंग फंटेनल देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, हाई पिंच क्राई, ठीक है ना, क्या देखने को मिलेगा, हाई पिंच क्राई, यानी बहुत ज्यादा सीवियर यहाँ पे क्राई करेगा बच्चा। दूसरा जो बल्जिंग फंटनेल देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा, नॉट फॉर ए डिप्रेस फंटनेल, दिस इज कॉल्ड बल्जिंग फंटनेल यहाँ देखने को मिलेगा। और लिथार्जी, इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग, इसके साथ में अपने सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन सिम्टम रहेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, क्योंकि मेनली यहाँ पे इरिटेबल होने के जितने भी अपन नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं कि मेन जो आईसीपी है, ठीक है ना, कौन सा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर इंक्रीज देखने को मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा, हेडेक करेगा, ठीक है ना, सीवियर हेडेक यहाँ देखने को मिलेगा। अब सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है, बच्चा क्या होगा, इरिटेबल, ठीक है ना, इरिटेट तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि हेडेक के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, इरिटेशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये मेनली क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, अगर लिथार्जी नहीं होता ऑप्शन के अंदर तो अपन, सॉरी यहाँ पे इरिटेबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, लिथार्जी यहाँ पे मेन राइट आंसर चला जाता, ठीक है। The next MCQ, I hope this MCQ will be clear. तो ये अपना आज का मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन ने 10 MCQ लिए हैं, हर एक एग्जाम जो आपका भी है FHS के अंदर कंटिन्यूस जो एग्जाम होने जा रहे हैं 12th अप्रैल या फिर 19th अप्रैल के अंदर, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, और एक जो पैरानॉइड के रिलेटेड, पैरानॉइड बिहेवियर है उससे रिलेटेड जरूर एमसीक्यू देख के जाएं, क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यू पूछ चुका है, एक ही टॉपिक से हर बार कम से कम 7-8 एमसीक्यू यहाँ पे मिले हैं। तो इस तरह से आपको साइकेट्रिक का भी मेजर पोर्शन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन अच्छे से करके जाना चाहिए, और अच्छे से इस टॉपिक्स को क्लियर करके जाए, जिससे एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। इसी तरह अपने तैयारी को और बूस्टअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट बहुत ही शानदार यहाँ पे ऐप के अंदर अवेलेबल है, किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। दुनिया पत्थर को बहुत ही ज्यादा कोसती है, ठीक है ना, कि ये किसी के काम का नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी बदलता नहीं। इसलिए हर शख्स के अंदर, हर एक स्टूडेंट के अंदर अपनी कुछ अलग ही क्वालिटी होती है। अपने आप पे भरोसा रखिए और उस एग्जाम को बिल्कुल मानना है कि नहीं, यही मेरी तकदीर बदल सकता है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर बचाएगी। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, लेकिन आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। बस खुद पे भरोसा बनाए रखें। दिस थैंक यू फॉर दिस सेशन। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।